हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर बेकन्स और टैगमैन प्रोब को डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर बेकन्स या टैगमैन प्रोब जो होते हैं ये दोनों ही कहाँ यूज़ होते हैं डिटेक्शन पर्पस के लिए। दोनों ही प्रोब ही हैं। प्रोब का मतलब ही होता है इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज़ का डिटेक्शन करना, पता लगाना। तो ये चाहे मॉलिक्यूलर बेकन्स हो या फिर टैगमैन प्रोब हो, दोनों का ही डिटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो टैगमैन प्रोब है ये ज़्यादातर रियल टाइम पीसीआर में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर बेकन्स और टैगमैन प्रोब कैसे दिखते हैं, दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, इनकी क्या क्या खासियत होती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बेकन्स की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेकन्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्रोब होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड प्रोब मतलब होते तो ये न्यूक्लिक एसिड ही हैं, एक तरीके से शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट होते हैं, प्रोब होते हैं। इनकी लेंथ 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होती है जनरली। ठीक है। कुछ खास कंडीशंस में 30 न्यूक्लियोटाइड्स तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ही होते हैं। इसके अलावा ये इनके जो पार्ट्स हैं इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बेकन्स मेनली 4 तरीके के पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। एक इसमें लूप रीजन होता है, एक स्टेम रीजन होता है, 5 प्राइम एंड पे फ्लोरोफोर अटैच होता है, 3 प्राइम एंड पे क्वेंचर अटैच्ड होता है। तो जो लूप वाला रीजन होता है वो 15 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है, सेंट्रल पार्ट इसका बनाता है। और ये जो लूप रीजन होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टारगेट डीएनए के। मतलब लूप वाला ही रीजन क्या होता है, बाद में खुल करके टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करता है। स्टेम वाला रीजन जो होता है, स्टेम जहाँ भी स्टेम की बात होती है मतलब वहाँ पे क्या है, जो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आपस में स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्टेम रीजन 5 to 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकता है, जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होने की वजह से आपस में क्या कर लेता है, मतलब बाइंडिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है। 5 प्राइम एंड पे फ्लोरोपोर लगा होता है, मतलब फ्लोरेसेंट डाई अटैच्ड होती है। और 3 प्राइम एंड पे क्वेंचर लगा होता है। क्वेंचर क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जब ये प्रेजेंट रहता है तो फ्लोरेसेंस नहीं जनरेट करने देता है फ्लोरोफोर को, उसके फ्लोरेसेंस को मास्क करके रखता है। तो जब तक क्वेंचर रहेगा तब तक फ्लोरोफोर फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है मॉलिक्यूलर बेकन। इसमें क्या है, देखिए ये वाला स्टेम रीजन है जो मैंने बात की थी, ये वाला जो है ये स्टेम रीजन है। ठीक है। स्टेम रीजन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये रेड वाला जो ये दिखाया है ये लूप रीजन, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये लूप है, गोल सा बना हुआ ये लूप रीजन है। ठीक है। हेयर पिन लूप इसको भी कह सकते हैं, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसके 5 प्राइम एंड पे देखिए फ्लोरोफोर लगा हुआ है और 3 प्राइम एंड पे एक क्वेंचर लगा हुआ है। क्वेंचर नॉन फ्लोरेसेंट डाई होती है एक तरीके से, और फ्लोरोफोर क्या होता है, फ्लोरेसेंट डाई होती है। तो जो सेंट्रल रीजन या इसका लूप वाले पार्ट में देखिए जो बेसेस हैं यही है जाकर के कहाँ बाइंड होंगे, अपने टारगेट पे। तो रीजन कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट। ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बेकन की फोटो बनी हुई है जिसमें लूप वाला रीजन जाकर के अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड होगा जो टारगेट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। स्टेम रीजन बाद में खुल जाएगा। फ्लोरोफोर और क्वेंचर इस तरीके से अगल बगल होते हैं, तो क्वेंचर इसको काम नहीं करने देता है, इसको फ्लोरेसेंस नहीं जनरेट करने देता है। तो यहाँ पे कोई भी फ्लोरेसेंस इस कंडीशन में जनरेट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब टारगेट डीएनए प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, देखिए टारगेट डीएनए आया तो जो लूप वाला रीजन था खुल गया, वो अपने टारगेट के साथ बाइंड करने लग जाएगा, क्योंकि ये बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा परफेक्ट होगी, एकदम प्रिसाइज बाइंडिंग होगी। ठीक है। तो क्या होगा, जो स्टेम वाली रीजन में जो बाइंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ठीक है। वो एकदम बहुत प्रिसाइज बाइंडिंग नहीं थी, तो वो खुल जाएगी तो क्वेंचर अलग हो जाएगा और ये जो फ्लोरोफोर है वो अलग हो जाएगा। ये दूर दूर हो जाने के कारण अब ये इसको क्या कर नहीं, अब इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है। अब क्वेंचर इसको फ्लोरेसेंस जनरेट करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे ये आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, फ्लोरेसेंस जनरेट करने लग जाएगा। ठीक है।
तो वही इसमें भी दिखाया हुआ है कि टारगेट डीएनए के साथ जब बाइंड होते हैं तो क्वेंचर फ्लोरोफोर से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेंचर जो होता है फ्लोरोफोर को ज़्यादा रोक नहीं पाता फ्लोरेसेंस जनरेट करने से, तो यहाँ फ्लोरेसेंस जनरेट करने लग जाता है। तो जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब टारगेट डीएनए अगर प्रेजेंट होगा जो मॉलिक्यूलर बैकन की कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी ये फ्लोरेसेंस जनरेट होगा। अगर यहाँ पे टारगेट डीएनए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं तो फिर ये फ्लोरेसेंस जनरेट ही नहीं होगा। तो हम मॉलिक्यूलर बैकन का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें डिटेक्शन करना होता है कि हमें जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए वो प्रेजेंट है कि नहीं। इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए करते हैं, या फिर हम इसको भी रियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर बैकन्स का इस तरीके से काम करने का तरीका होता है। इसको थोड़ा सा वर्ड्स में मैंने लिखा है कि जब टारगेट के साथ बाइंड कर देता है मॉलिक्यूलर बैकन तो क्या होता है, फ्लोरेसेंस जनरेट करने लग जाता है, क्योंकि क्वेंचर अब उससे दूर हो जाता है, रिमेन्स अपार्ट फ्रॉम फ्लोरोफोर, क्योंकि क्वेंचर अब दूर होने की वजह से फ्लोरेसेंस जनरेट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जब हमें डिटेक्शन कर लिया होता है तो मॉलिक्यूलर बैकन्स कहीं डिग्रेड तो हुए नहीं है इस जो भी मेथड में, तो हम इनको बाद में क्या रीजनरेट कर सकते हैं, वहाँ से हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वापस से हम इसको काम में ला सकते हैं वहाँ से अलग करने के बाद। ठीक है, तो जब हमारा काम हो जाता है तो मॉलिक्यूलर बैकन्स को बाद में रीजनरेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये इंटैक्ट फॉर्म में रहते हैं, कहीं इनका ब्रेकेज तो हुआ नहीं है। देखिए जितना भी प्रोसेस हुआ है, जब इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे, कोई हम ऐसा एजेंट डालेंगे जो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, तो फिर ये वापस से क्या करेंगे, आपस में स्टेम लूप में अपनी इस तरह से हो जाएंगे, स्टेम लूप बन जाएगा दोबारा से, और ये दोबारा से काम करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मॉलिक्यूलर बैकन्स हो गए। अब आते हैं हम टैकमैन प्रोब पे। टैकमैन प्रोब भी ज़्यादातर जो इनकी ज़्यादातर वर्किंग जो होती है वो मॉलिक्यूलर बैकन्स के ही जैसी होती है, पर लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो देखिए इसमें भी लिखा है मैंने, न्यूक्लिक एसिड प्रोब 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकते हैं ये। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबे होते हैं मॉलिक्यूलर बैकन्स के कंपैरिजन में। इनका ज़्यादातर रियल टाइम पीसीआर एनालिसिस में यूज़ होता है, या डिटेक्शन करना किसी पैथोजन के बारे में कि उसका डीएनए प्रेजेंट है कि नहीं, उसका आरएनए प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टैकमैन प्रोब में भी देखिए दो पार्ट होते हैं, एक उसका 5 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड होता है। तो 5 प्राइम एंड पे फ्लोरेसेंट डाई अटैच्ड होती है, 3 प्राइम एंड पे क्वेंचर डाई लगी होती है। ठीक है, जैसा कि हमारे मॉलिक्यूलर बैकन में लगा हुआ था। यहाँ पे जो क्वेंचर डाई लगी हुई है ये भी क्या होती है, ये भी फ्लोरेसेंट डाई ही होती है, लेकिन इसका फ्लोरेसेंस बहुत ही कम होता है, तो ये नॉन फ्लोरेसेंट डाई नहीं है। और जो हमारा मॉलिक्यूलर बैकन था उसमें 3 प्राइम एंड पे नॉन फ्लोरेसेंट क्वेंचर लगा हुआ था, यहाँ फ्लोरेसेंट क्वेंचर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा टैकमैन प्रोब ऐसा होता है। दिखता कैसे, देखिए ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है टैकमैन प्रोब का। तो 5 प्राइम एंड पे हमारा फ्लोरोपोर है और 3 प्राइम एंड पे क्वेंचर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्वेंचर होता है वो फ्लोरोपोर को फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं करने देता। ये जो क्वेंचर आप कहेंगे इस तरीके का, तो स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ था मॉलिक्यूलर बैकन में, तो वो तो फ्लोरेसेंस जनरेट कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेंचर होता है ये खुद भी क्या होता है, फ्लोरेसेंस जनरेट करने के एबल होता है, ये खुद ही फ्लोरेसेंट डाई होता है। तो ये फ्लोरेसेंट डाई का जो भी फ्लोरेसेंस होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके पास में रहने की वजह से कि इसका जो फ्लोरेसेंस जनरेट होता भी है तो डिटेक्ट नहीं हो पाता। मतलब ये अलग तरीके का क्वेंचर लगा होता है, मॉलिक्यूलर बैकन में अलग तरीके का क्वेंचर लगा होता है। तो ये क्वेंचर क्या करता है, दोनों ही फ्लोरेसेंस करते हैं, लेकिन जब तक ये दोनों साथ साथ लगे होते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है इसको नल कर देता है, नलीफाई कर देता है। ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंस इसका हमें डिटेक्ट नहीं हो पाता, अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इन दिस कंडीशन नो फ्लोरेसेंस इज जनरेटेड बिकॉज क्वेंचर डाई सप्रेस इट टू फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्योंकि क्वेंचर डाइस को फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं करने देगी जब तक इस कंडीशन में ये होंगे टैकमैन प्रोब की कंडीशन में, तो ये फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं करेगा। लेकिन क्वेंचर डाई ऑफ, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेंचर डाई जो होती है टैकमैन प्रोब की, वो क्वेंचर डाई ऑफ मॉलिक्यूलर बैकन से डिफरेंट होती है। तो आप ये मत समझिएगा कि इस कंडीशन में मॉलिक्यूलर बैकन में तो ये फ्लोरेसेंस जनरेट कर रहा था, यहाँ क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेंचर डाई ही अलग तरीके की है, यहाँ पे जब तक ये दोनों आपस में इस तरीके से लगे होंगे तब तक नहीं फ्लोरेसेंस जनरेट करने देगा क्वेंचर इसको। ठीक है, क्योंकि क्वेंचर खुद ही फ्लोरेसेंस जनरेट करने वाला है। तो व्हेन अटैच्ड विद टारगेट ड्यूरिंग रियल टाइम पीसीआर, अब अगर इसको टारगेट के साथ अटैच हो जाता है तो देखिए इस वक्त ये टारगेट के साथ अटैच हो गया है, अभी भी फ्लोरेसेंस नहीं जनरेट होगा। इसमें होगा क्या, जब ये रियल टाइम पीसीआर में ये इस तरीके से बाइंड हो जाएगा अपने टारगेट के साथ
और यहाँ पे जैसे कि हमारा ये 3 प्राइम से 5 प्राइम का ये टारगेट है, तो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम का जो प्राइमर यहाँ अटैच होगा, क्योंकि रियल टाइम पीसीआर है, एम्प्लीफिकेशन होना है, तो इस वाले स्ट्रैंड का जब एम्प्लीफिकेशन होगा तो डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से इस डायरेक्शन में इसको एम्पलीफाई करेगा। तो जब इस डायरेक्शन में एम्पलीफाई करेगा तो रास्ते में रुकावट आएगी, तो इसको क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज तोड़ देगा। ठीक है, इसको तोड़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा जो फ्लोरोफोर था वो रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद वो फ्लोरेसेंस जनरेट करने लग जाएगा। अब देखिए क्वेंचर काफ़ी अलग हो गया इससे, दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है इस वक्त। तो क्या होगा, ये अपना फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा और धीरे धीरे ये भी डिग्रेड होकर के ये भी अपना थोड़ा बहुत फ्लोरेसेंस, एक ऐसा भी टाइम आएगा ना जब पूरा डिग्रेड हो जाएगा तो ये भी थोड़ा बहुत फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा। लेकिन इसकी जो फ्लोरेसेंस होगी वो ज़्यादा इंटेंसिटी की होने की वजह से डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत इसकी जो फ्लोरेसेंस होती है वो डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि दोनों ही फ्लोरेसेंस कर रहे हैं तो हम किसको डिटेक्ट करेंगे। लेकिन इसका जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वही डिटेक्ट होती है। तो इस तरीके से रियल टाइम पीसीआर में जब एम्प्लीफिकेशन होगा तो ये फ्लोरोफोर रिलीज हो जाएगा और ये फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा और हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। और एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा तो इसी कंडीशन में रहेगा, टारगेट के साथ ये बाइंड तो कर जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लीफिकेशन हो ही नहीं रहा होगा तो ये रिलीज नहीं होगा ना, तो ये फ्लोरेसेंस जनरेट नहीं करेगा। तो ये फ्लोरेसेंस तभी जनरेट करेगा टैकमैन प्रोब जब एम्प्लीफिकेशन हो रहा होगा, पीसीआर की प्रोसेस कंटिन्यू हो रही होगी, तभी ये फ्लोरेसेंस जनरेट कर पाएगा। ठीक है, तो हम इसको रियल टाइम में मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन हो भी रहा है कि नहीं। हम जेल रन तो करते नहीं है उसमें, हम पीसीआर रन होने के साथ ही साथ हम देखते जाते हैं ना कि हाँ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है प्रॉपर। तो इसको कैसे देखते हैं, इसी की फ्लोरेसेंस की वजह से हम मॉनिटर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा थ्योरी में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन टैकमैन प्रोब बाइंड्स विद इट्स टारगेट, जब टैकमैन प्रोब अपने टारगेट के साथ बाइंड हो जाता है रियल टाइम पीसीआर में, तो पीसीआर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, रिएक्शन आगे बढ़ती है पीसीआर की, तो प्राइमर एक्सटेंशन जो होता है डीएनए पॉलीमरेज जो करता है प्राइमर एक्सटेंशन, उसकी वजह से टैकमैन प्रोब कट हो जाता है और रिलीज हो जाता है उसका फ्लोरोफोर। और फ्लोरोफोर जब रिलीज हो जाता है तो फ्लोरेसेंस जनरेट करने लग जाता है। और ये ऐसा हुआ क्यों, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्यों कट कर देता है, क्योंकि टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो इस डायरेक्शन में प्रोब को 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में कट करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो पूरा ही डिग्रेड कर देता है, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे कि टैकमैन प्रोब को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो डिग्रेड होता चला गया ना। लेकिन हम मॉलिक्यूलर बैकन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वह कहीं भी डिग्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है टैकमैन प्रोब की। आपको समझ में आ गया होगा, टैकमैन प्रोब जब डीएनए पॉलीमरेज को ब्रेक करता है तब उसका फ्लोरोफोर रिलीज होता है और तब वो फ्लोरेसेंस जनरेट करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, आप इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा आप नहीं ये थ्योरी लिख पाएंगे तो डायग्राम भी बना देंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको आता है, कि आप इसकी वर्किंग को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा ही लंबा वीडियो भी हो गया है, लेकिन 2 टॉपिक हमने कवर भी कर लिए हैं इसमें, तो इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और नए टॉपिक के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।